नमस्कार। चलिए कोई 72 साल पहले महाराज के सानिध्य में कुछ क्षण बिताने की चेष्टा करते हैं। सन 50 के शुरुआती दौर में यानी सन 1952 में नैनीताल में महाराज के आदेश और आशीर्वाद से हनुमानगढ़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। सबसे पहले उसमें महाराज की कुटिया बनाई गई थी। वो कुटिया करीब 12 या 14 फुट लंबी चौड़ी थी। उसमें एक दरवाज़ा था जिसकी देली ज़मीन से करीब 1 फुट ऊपर थी और एक उसमें छोटी खिड़की थी। महाराज अधिकांश समय वहाँ अपना बिताते थे, वहीं आराम करते थे, लेकिन बीच बीच में नैनीताल नगर के परिवारों के बीच में भी जाते थे। हमारे यहाँ उनका आना जाना सहज लगा ही रहता था और फिर कभी नैनीताल नगर में भी रुक जाते थे और कभी वापस अपनी कुटिया में भी लौट आते थे। यानी ये समझिए कि हनुमानगढ़ी के निर्माण काल में महाराज का काफ़ी समय हनुमानगढ़ी के निर्माण स्थल पर ही बीता था। तब नैनीताल आज से 70 साल पहले एक छोटा सा बहुत छोटा नगर था, सीमित उसकी आबादी थी और वो भी विशेष रूप से जाड़े के दिनों में परंपरा थी नैनीताल वालों की कि नैनीताल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ हल्द्वानी काठगोदाम के जो इलाके हैं यहाँ उतर आते थे ठंड के मारे। और बसंत पंचमी के बाद जो आज है और होली के बाद कुछ लोग वापस नैनीताल लौटते थे। तो नैनीताल जाड़े के दिनों में लगभग सुनसान सा हो जाता था। महाराज की कुटिया में महाराज के उस समय की भक्त मंडली के कुछ लोगों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती थी और विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने महाराज के साथ वो क्षण उस टाइम में बिताए हैं, उस समय को बहुत ही भावुकता के साथ याद करते हैं कि महाराज के साथ वो बिताए हुए क्षण अनमोल थे। कोई भीड़ की बाधा नहीं, महाराज जैसे कि उन्मुक्त रूप से उनके साथ अपना समय साझा कर रहे हो। कल्पना कर सकते हैं आप उस समय की। तो ऐसे ही हुआ एक बार, जाड़े के दिनों में निर्माण स्थल पर कार्य जारी था, रिटेनिंग वॉल वगैरह बन रही थी, ज़मीन को बराबर किया जा रहा था निर्माण के लिए। लेकिन महाराज की कुटिया सबसे पहले एक छोटी सी कुटिया थी वो जो बना दी गई थी। उस रोज़ क्या हुआ कि अचानक ही सुबह के बाद से ही बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी और अचानक ही बर्फ़ पड़ने लगी और थोड़ी सी काम में भी उससे बाधा हुई, रुक रुक के काम हो रहा था। फिर महाराज ने कहा कि आज छुट्टी करो, कोई नहीं। तो वो मिस्त्री मजदूरों को छुट्टी कर दी गई और महाराज अपनी कुटिया में चले गए और उन्हीं के साथ जो भक्त मंडली उस समय थी वो भी महाराज के साथ कुटिया में हमेशा की तरह उनको मौका मिल गया, वो बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई और तब हनुमानगढ़ी में शाम की रोशनी का प्रबंध के लिए लालटेन और केरोसिन के लैंप का सहारा लिया जाता था। महाराज की कुटिया में भी एक लैंप किनारे में रखा रहता था और महाराज का एक तख्त था जो ज़मीन से कोई 1 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं रहा होगा और बाकी सब लोग ज़मीन में बिछी हुई वो चटाइयाँ थी, कुछ कंबल भी बिछे रहते थे और उनमें बैठ जाते थे और महाराज अपने तख्त में हमेशा की तरह विराजमान होते थे और चर्चाएं चलती थी। तो उस रोज़ भी ऐसा ही माहौल था, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी और अंदर कुछ लोग महाराज के साथ थे और जब ऐसे क्षण होते थे तो महाराज के साथ बड़ी खुल के बातें होती थी। तो उस रोज़ महाराज उन लोगों से बातचीत में निमग्न थे। तो शाम को क्या होता था कि हनुमान चालीसा का पाठ होता था रोज़। तो उस दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ जो था वो आमतौर पर तो जहाँ पर निर्माण स्थल था वहीं पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। वो दरअसल हनुमानगढ़ी से भी पहले गांव वालों का एक मंदिर था छोटा सा, जो आज भी हनुमान जी के मंदिर के बाई तरफ 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अभी भी है। महाराज ने उसको यथावत रखा था। तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता था रोज़ शाम को। तो उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी का
महाराज की कुटिया में हुआ। पाठ के बाद किसी मंडली के किसी सदस्य ने, महाराज के भक्त ने, महाराज से सहज ही सवाल पूछा कि महाराज, हनुमान चालीसा के पाठ से क्या होता है और कैसे पढ़ना चाहिए? अब देखिए, ये सवाल कोई 70 साल पहले पूछा गया और आज भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से क्या होता है और उसको कैसे पढ़ना चाहिए। महाराज ने उत्तर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के क्या होता है, हनुमान चालीसा में लिखा है, कैसे पढ़ना चाहिए ये भी लिखा है, पढ़ो तो सही। दरअसल महाराज की पद्धति यही थी, वो जोड़ देते थे कि प्रश्न के उत्तर को खुद ढूंढो जब वो उपलब्ध है। शायद गुरु का काम इशारा करना है, उत्तर खोजो तो कहाँ खोजो, लेकिन खोजना अपने को पड़ेगा। दृष्टि अपनी है जो दिखाएगी, अनुभव और अनुभूति भी अपनी है। तो महाराज का ये आदेश आज सबके लिए लागू होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ के क्या होगा और वो कैसे पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ के क्या होगा, ये हनुमान चालीसा के लगभग अंत में लिखा हुआ है स्पष्ट। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो, चाहे कोई भी हो, जो भी, कोई भी किस्म की इसमें बंदिश नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जो कोई भी पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध हो जाएगा। होय सिद्धि साखी गौरी सा। और उसके साक्षी जो हैं वो गौरीपति भगवान शंकर हैं। कौन शंकर? जिनके लिए कहा जाता है भावी मेट सकें त्रिपुरारी। जो होने ही वाला है भावी वो है जो निश्चित रूप से होगा, उसको भी मिटा सकते हैं। कौन? शिव जी, महाकाल, वो उसके साक्षी हैं। जब सिद्धि की बात आती है तो सिद्धि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही होती है। लौकिक सिद्धियां वो हैं कि आपका मनोवांछित कामना पूरी हो जाए, जो आपने सोचा था वैसा हो जाए, वो सिद्धि हो गई, कार्य की सिद्धि है। और उसमें कुशलता, कोई भी कार्य हो उसमें कौशल हासिल हो गया, वो उसकी सिद्धि हो गई। चाहे विषय कोई भी हो, उसमें सिद्ध हो जाना। और पारलौकिक, जिनमें हनुमान जी खुद ही अष्ट सिद्धियों के दाता भी और अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता भी। तो हनुमान चालीसा का पाठ सिद्धि प्रदान करने वाला है। सिद्धि इस स्तर पर कि जीवन में आने वाली दिक्कतें, समस्याएं कितनी सरलता से पूरी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि कर्म करने वाला इतना सहज हो गया अपने कर्म को करने में कि सहज ही कार्य सिद्ध हो गया। ये महाराज जी का आशीर्वाद है कि हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान जी निश्चित रूप से वो बल देंगे, वो बुद्धि देंगे, वो विवेक देंगे, विद्या देंगे कि जिससे कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये तो है हनुमान चालीसा को पढ़ने का परिणाम। अब सवाल होता है कि हनुमान चालीसा पढ़ें कैसे? क्या उसका कोई नियम है? तो उसकी शुरुआत ही उससे होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कि सबसे पहले श्री गुरु के चरणों की रज लेकर अपने हृदय रूपी दर्पण को साफ करो। कैसे का उत्तर है ये? सबसे पहले गुरु के चरणों की रज। गुरु के चरणों की रज क्या है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु के पद की रज यानी पराग। रज पराग को भी कहते हैं, धूल को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पराग कहना उचित होगा क्योंकि पराग के अंदर एक विशेष क्षमता है, अद्भुत। फूल का पराग फूल को फल बना देता है, परिणाम दे देता है। वैसे ही पराग के समान समतुल्य गुरु के चरणों की रज परिणाम देगी, पराग की तरह। तो सबसे पहले तो गुरु के चरण, वहाँ तक पहुँचना है। गुरु के चरणों तक पहुँचने की प्रेरणा मिल गई और वहाँ तक पहुँच गए तो कम से कम दृश्य, आँखें तो ठीक हैं, मार्ग वहाँ तक का मिल गया, गुरु तक पहुँच गए। जब आँखें ठीक हों तो बाहर आप देखते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। आँखों में यदि कोई दिक्कत हो तो दिखने में बाधा आती है। तो देखना भी दो दिशाओं में है,
बाहर जो सब कुछ दिखाई दे रहा है और अपने भीतर, क्योंकि बात जो है हनुमान चालीसा की शुरू की निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को सुधारने की बात है, दर्पण रूप मन को। किस चीज के लिए? कि जब आप बाहर देखते हैं तो आंखें काफ़ी हैं, लेकिन जब स्वयं अपने को देखते हो तो कहाँ देखोगे? क्योंकि अगर अपनी छवि भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए दर्पण चाहिए, लेकिन जो दिखाई देता है उसके अलावा भी आप बहुत कुछ है अपने भीतर। उस स्वरूप से परिचित होने के लिए मन ही एक दर्पण है, लेकिन कैसा दर्पण? जो साफ हो। और उस दर्पण को कौन साफ कर सकता है? वो सत्संग साफ कर सकता है, गुरु के चरणों की रज साफ कर सकती है। तुलसीदास जी ने एक जगह पर लिखा है कि लानत है ऐसे जीवन को कि जिसमें मोतिया बिंद हो गया है, देखने वाले को स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कौन सा मोतिया बिंद हो गया? कि वो जो आंखें हैं एक ज्ञान की है और वैराग्य की है, इनमें अगर मोतिया बिंद हो जाए, स्पष्ट न दिखाई दे, तब क्या होगा कि ज्ञान जो है वह ज्ञान में बदलेगा और वैराग्य जो है राग में, और यही सब दोनों मिलकर समस्या पैदा करेंगे जीवन के लिए। और गुरु के पद की रज जो है वो अंजन है, आंख के लिए दवा है। जो बाह्य रूप से तो आंख के अगर ऐसी समस्या है जिससे स्पष्ट बाहर नहीं दिखाई दे रहा हो, विवेक की आंख जो देखे पूर्णतः से, उसको ठीक करेगी। और साथ ही साथ में उसी जैसे धूल है, तो दर्पण को साफ करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने उसमें धूल यानी राख लगाई और उसी से उसको साफ कर दिया, वो चमक जाता है। तो गुरु के चरणों की रज कब मिलेगी? जब गुरु का संसर्ग होगा, गुरु के साथ गुरु की कृपा होगी, सत्संग होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि हृदय में सफाई होने लगेगी। उस सफाई से विवेक जागेगा। तब कामना, तब निर्णय, तब बुद्धि, सब कुछ वो होगी निर्मल जब हनुमान चालीसा से आगे की बात बनेगी। तो सबसे पहले गुरु के चरणों की रज और अपने दर्पण रूपी मन की सफाई, केवल इतना। बाकी कहीं हनुमान चालीसा के विषय में और कोई जरूरत भी नहीं है कि कोई नियम इत्यादि हो। मन साफ है, दृष्टि साफ है, गुरु का निर्देश है, गुरु की कृपा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ सबके लिए है, हर समय है, कभी भी है। श्रद्धा के साथ करें, तब हनुमान जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब अगली लाइन शुरू होती है, वर्णौ रघुवर विमल यश, कि मैं तो रघुवर के विमल का यश, रघुवर की कथा सुना रहे हैं सीधे सीधे। हनुमान जी की बात हो रही है और बात राम जी की हो रही है, उचित भी है। क्योंकि हनुमान जी को बुलाने का एक ही तरीका, हनुमान जी तो हर समय डूबे हुए हैं राम रस में। एक ही तरीका है कि जब राम जी का नाम लो तो हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं, और जब हनुमान जी आ जाए राम जी का नाम सुन के कि मैं तो राम जी की कथा सुना रहा हूँ, हनुमान जी आ गए, तब हनुमान जी से मांगा जा सकता है। बल बुद्धि विद्या देई मोहि हरहु कलेश विकार, कि हनुमान जी कृपा करके, जो आपके पास सब कुछ है, आप ऑर्डर दानी हो, शिव अवतार हो, तो मुझको बल भी दीजिए, बुद्धि भी दीजिए और विद्या भी दीजिए। तीनों ही चाहिए जीवन को संतुलित सफल बनाने के लिए। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जो हृदय के क्लेश हैं, पंच क्लेश और विकार, उनको भी मिटाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको मिटाइए। इनको मिटाने से जो चित्त शुद्ध होगा, तब उसमें गुरु की कृपा का पुष्प खिलेगा, वो कमल खिलेंगे। तो हनुमान चालीसा के विषय में मैं समझता हूँ अभी संक्षिप्त चर्चा इतनी यथेष्ट है। श्रद्धा के साथ पाठ करें, क्योंकि गुरु वाक्य है। ये गुरु वाक्य मंत्र की तरह है, महामंत्र की तरह है, गुरु आदेश है। भरोसा रखें, महाराज ने जब जो कुछ कहा, जब जो प्रेरणा देते हैं अभी भी, तो वो सत्य होती है। पाठ करें श्रद्धा के साथ
और एक एक केवल पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो जब महामंत्र है तो मंत्र तभी कारगर होता है जब मंत्र का अर्थ भी समझ में आने लगे। तो पाठ करें, पाठ करते करते सहज अभ्यास से संगीत की तरह रियाज है, प्रकट होने लग जाता है, सहज होने लग जाता है। आप पर, हम सब पर महाराज की कृपा हमेशा सदा बनी रहे, इसी आकांक्षा के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।